इंसानी इतिहास का एक ऐसा डार्क फेस जहां इंसान 12 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाता था। एक ऐसा दौर जहां पर इंसान होना लिटरली एक श्राप था। सोचो, एक भरी सुबह आप एक चिड़चिड़ी सी नींद लेकर उठते हो। कई हफ्तों से आप ठीक से सोए नहीं हो। अब आपके पूरे दिन का बस सिर्फ एक ही काम है, जिंदा रहना। अगर आपने बस अपने 13वें बर्थडे तक जिंदा रहकर दिखा दिया ना, तो आपने एक लंबी जिंदगी जी ली। ये जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि आपके और मेरे एक खास पूर्वज की थी, जिन्होंने उस दौर को झेला। नवंबर 4, 1960, टैंजानिया। एक 20 साल के लड़के के हाथ खुदाई करते वक्त कुछ बड़ा लगता है। जोनाथन लीकी अफ्रीका की तपती दोपहर में ओल्डुवाई नाम की जगह में खुदाई कर रहा था, अपने साइंटिस्ट माँ बाप लुई और मैरी लीकी के साथ। कितने में उसे जमीन से बाहर झांकता एक जबड़े का टुकड़ा दिखता है। थोड़ा और खोदने पर उन्हें उसी मिट्टी में से खोपड़ी के 2 पीसेस और हाथ और उंगलियों के 21 पीसेस बरामद हुए। फिर इन्हीं हड्डियों को जमा करके रिक्रिएट करने पर यह कंकाल किसी इंसान जैसे जीव का लग रहा था, क्योंकि इसकी उंगलियों की बनावट इंसानों से काफी मेल तो खा रही थी, बट एग्जैक्टली हमारे जैसी नहीं थी। इसके स्कल के इस बड़े से सेंटर के टुकड़े पेराइटल बोन से ये चीज भी वैलिडेट हो गई, कंफर्म हो गई कि इस जीव के दिमाग का साइज कुछ 600 से 710 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के रेंज में है, और आपके और मेरे जैसे इंसान होमो सेपियन का 1350 सीसी ऑन एवरेज। अच्छा, अब एक और बड़ा सबूत हमें तब मिला जब रिसर्च के दौरान ही लीकी फैमिली के हाथ इसी जीव का एक और कंकाल लग गया, OH8, जिसका एक पूरा अक्खा पांव हमें मिला, सजेस्टिंग कि इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फुट हुआ करती थी, कि ये जीव जरूर इंसानों की ही तरह 2 पांव पे चल सकता था। ये जरूर इंसानों का ही कोई पूर्वज लग रहा था, और इसीलिए इसे नाम दिया गया होमो हेबिलिस। होमो यानी ह्यूमन एंसेस्टर, और हेबिलिस मतलब हैंडीमैन, जो हाथों का बखूबी यूज कर सकता था। मगर वंस अगेन इस नए मिले कंकाल की भी मौत की उम्र बस सिर्फ 12 से 15 साल की ही निकल कर आई। सो ये जीव आखिर था कौन, और इनकी 12 से 13 साल की नाजुक उम्र में ही मौत के पीछे की क्या कहानी थी? जो इंसान हथियार बना सकता था, वो इतनी कम उम्र में आखिर कैसे मर रहा था? सच्चाई तो कहानी से भी कहीं ज्यादा अटपटी तब लगने लगी जब कुछ और सालों में इसी जीव के कई और अवशेष जगह जगह पर डिस्कवर होने लगे, और अर्ली 2000s तक हमने इसी होमो हेबिलिस के 26 प्लस स्केलेटल रिमेन्स इकट्ठा कर लिए थे। अब वक्त था इन सभी कंकालों को एक जगह पर लाकर स्टडी करने का, जो शायद इसी जीव के बारे में कुछ और नए राज खोल सकता था। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लॉरा मोनिका मार्टिनेस एग्जैक्टली इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत कुछ खास किस्म के स्किल्स और नॉलेज हासिल करने में लगा दिया था। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी इंसानी और हमारे बंदर पूर्वजों के शरीर के स्ट्रक्चर्स, यानी कि किसी मरे हुए जीव के सिर्फ दांतों से ही उसके खाने, उसके एनवायरनमेंट और उसकी एज का पता लगा लेना। मिलियंस ऑफ इयर्स पुरानी डेड बॉडी से जरूरी इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है, वो नॉलेज और स्किल, बेसिकली एक प्राचीन जीव का पोस्टमार्टम करना। इन शॉर्ट, इनके पास वो सारे स्किल्स थे, लाखों साल पुराने अवशेषों में से किसी टूटे हुए हार्ड ड्राइव की तरह उसमें से सारा डेटा रिकवर करने का, एक टूटे हुए कैसेट की अनसुनी और अधूरी कहानी को पूरा करने का। और अपने कुछ कॉलीग साइंटिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने ईस्ट अफ्रीका से 20 होमो हेबिलिस जीव के 116 परमानेंट टीथ मंगवाए और यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में अपना रिसर्च शुरू कर दिया। अब एक 18 लाख साल पहले मरे जीव के सिर्फ एक दांत से उसकी एज का कैसे पता लगाया जा सकता है? एनामल जो व्हाइट शाइन देता है, इरोड होता है, और अंदर का येलो डेंटिन दांतों में पीला अपीयरेंस देने लगता है। अब ह्यूमंस और होमोनिन्स में, यानी हमारे एंसेस्ट्रल बंदरों में, रफली ये वेयर रेट 2.21 मिलीमीटर्स पर ईयर फॉर कैनाइंस होता है और 0.61 मिलीमीटर फॉर ईयर फॉर अदर टीथ, जो इस जीव के हिसाब से एडजस्ट किया गया टू कैलकुलेट एज। नंबर 2, जब हम खाना चबाते हैं तब हमारे बकल एरिया के, यानी कि यहाँ के दांतों में माइक्रो स्क्रैचेस आते हैं। इन स्क्रैचेस को अगर एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो जितने ज्यादा स्क्रैचेस होंगे उतनी ज्यादा एज निकल कर आती है। फिर नंबर 3, इस पूरे डेटा को कैलिब्रेट किया गया बाकी इंसानों और होमोनिन्स के जेनेटिक, फूड हैबिट्स और दांतों के डेटा से। सेकेंडली, पॉपुलेशन रिकॉर्ड से और उसी दौर और एनवायरनमेंट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के साथ, और अंत में इस पूरे कैलकुलेशन को कंप्यूटर्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किया गया। और इसी रिगरस मेथोडोलॉजी से रिसर्च करने के बाद जो सच्चाई बाहर निकल कर आई, पूरे इंसानी इतिहास में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। 20 के 20 कंकालों के सैंपल्स की एवरेज एज बस महज 12.8 ईयर्स निकल कर आई।
पूर्वज ऐसे कौन से दौर और परिस्थिति में जी रहा था जहां उन्हें जान का इतना बड़ा खतरा था? ऐसे कौन से खूंखार जानवर थे जिनके आगे ये जीव अपने हथियार बनाने वाले हाथों और बड़े दिमाग के साथ भी नहीं जीत पाता था? क्यों उस दौर में प्रकृति ही शायद इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी? आने वाले सालों में कई साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और तब कहीं जाकर ये पहेली सुलझी। चलो समझते हैं इनकी सच्चाई शुरुआत से। इस ह्यूमन एवोल्यूशन के चार्ट को जरा देखना। सहेलांथ्रोपस चैडेंसिस, ये वो पहला जीव था जिसने लगभग 70 लाख साल पहले हमें चिंपैंजीज की नस्ल से अलग किया। ये हमारा वो सबसे प्राचीन रिश्तेदार था जो चिंपैंजीज का सबसे करीबी भाई था, क्योंकि ये और चिंपैंजीज एक ही कॉमन एंसेस्टर से निकले थे। मगर इनके दौर में, यानी कि आज से 70 लाख साल पहले लेट मायोसीन पीरियड में, हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी। डायनासोर्स के समय से ये काफी बदल चुकी थी। मेजर कॉन्टिनेंट्स बन चुके थे और मौसमों का सिलसिला चालू हो चुका था। उसी दौर में वेस्टर्न अफ्रीका के चैड देश की जमीन आज की तरह बंजर रेगिस्तान नहीं, बल्कि हरियाली से भरी एक खिलखिलाती दुनिया हुआ करती थी। एक ऐसी दुनिया जो सारे एप्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसी युग से शुरू होती है हमारी ये कहानी, क्योंकि ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली थी। मौत के बादल मंडरा रहे थे। ये सहेलांथ्रोपस चैडेंसिस 3 से 4 फुट का जीव लगभग 90% बंदर और सिर्फ 10% इंसान जैसा दिखता था। चिंपैंजीज की तरह पेड़ों में रहा करता था और मोस्टली वेजिटेरियन खाना खाता, जैसे पत्ते, फल, नट्स, ट्यूबर्स और वेजिटेबल्स। ये अपने घने जंगलों वाले एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली एडेप्टेड था। इवन दो इसका दिमाग चिंपैंजीज से छोटा था, 320 से 380 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और केनाइन्स भी वेजिटेरियन होने की वजह से छोटे थे। अब जरा इस इमेज को देखना। सहेलांथ्रोपस की स्पाइनल कॉर्ड ओपनिंग फोरामेन मैग्नम इंसानों की तरह इसके खोपड़ी के सेंटर की तरफ है। इसका मतलब ये 2 पांव पर चल पाने के काबिल हो रहा था, बट एकदम बेसिक लेवल पर, लेट्स से सिर्फ 10 से 20% टाइम्स। मगर ये वन ऑफ द मेजर स्ट्रक्चरल प्रूफ है कि ये जीव इंसान बनने की दिशा में निकल पड़ा था। कई लाख साल इसने इस हरे भरे स्वर्ग में खुशी से बिताए, और फिर समय का पहिया घूमता है और आज से 70 से 40 लाख साल पहले प्रकृति एक खूनी बदलाव लेकर आती है। टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगते हैं, मौसम अजीब रंग दिखाने लगा। गर्म और ट्रॉपिकल पृथ्वी अब अचानक से 4 से 5 डिग्री ठंडी होने लग गई। बारिश की कमी और मौसम ड्राई होने लगा। हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गिरने लगी, और इन सब का कंबाइंड असर कुछ ऐसा पड़ा कि हरे भरे जंगल अब ऐसे ड्राई ग्रासलैंड्स में तब्दील होने लग गए। एक झटके में प्रकृति ने सहेलांथ्रोपस को स्ट्रिप नेकेड कर दिया और मानो कहा कि अब पेड़ों पर छुपकर और कमजोर बनकर आप नहीं जी सकते, असल मैदान में उतरना ही पड़ेगा, जो खूंखार और भूखे जानवरों से भरा पड़ा था। आइदर सर्वाइव और डाई। अब गाइस, पता है बचपन में मैं जब डिस्कवरी, नैट जियो ये सब देखा करता था, एक चीज मुझे हजम करना बहुत मुश्किल होती थी कि एक शेर जैसा जानवर दूसरे जानवर को इतनी क्रूरता से कैसे मार लेता है। थोड़े बड़े होकर मुझे ये रियलाइज होने लगा कि यही प्रकृति है, जो एक फैक्ट है, सही या गलत नहीं, एक फैक्ट। यही फैक्ट हमारे पूर्वजों पर अब बरस चुका था, और अब इस भयंकर बदलाव का सामना करते हुए कई नस्लें खत्म होने वाली थी। एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन यहाँ पर। पता है, डार्विन को लगता था कि जीवों का एवोल्यूशन एक कंसिस्टेंट गति से होता है, मगर वो गलत थे। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम थियरी ने यह प्रूव किया कि जीवों का विकास एक कंसिस्टेंट पैटर्न में नहीं होता, बल्कि बर्स्ट्स में होता है, इन रिस्पॉन्स टू द डिग्री ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट। अब ये एक जिंदगी का प्रिंसिपल है। अब एक बार इस चार्ट पर वापस से आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इन 4 मिलियन सालों में होमिनिन बंदरों की कितनी सारी प्रजातियां आकर गई। ये सब वही थे जो प्रकृति के हरे भरे जंगलों से सूखे ग्रासलैंड्स के बदलाव को झेल नहीं पाए, और फिर इसी बदलाव के पार आज से 2.5 मिलियन सालों पहले अफ्रीका लगभग 70% ऐसे सवाना ग्रासलैंड्स में बदल चुका था। सूखे मौसम के साथ पृथ्वी का तापमान कुछ 5 से 6 डिग्री कम हो चुका था। प्लाइस्टोसीन इपॉक, द आइस एज की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे वक्त में जन्म होता है एक ऐसे जीव का जो लिटरली मानो प्रकृति के क्रूर और भयंकर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही बना हो, जिसकी जिंदगी सिर्फ टॉर्चर के लिए ही बनाई हो। इतिहास के सबसे पहले रिकॉर्डेड इंसान का
और हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जहाँ से ही होमो नस्ल की शुरुआत हुई थी, होमो हेबिलिस का। होमो हेबिलिस जैसे आप चार्ट में देख सकते हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नस्ल से विकसित हुआ था। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस बंदर से इंसान बनने की सबसे बड़ी लिंक है, जो खुद तो अनफॉर्चुनेटली सरवाइव नहीं कर पाए, बट विकसित होकर होमो हेबिलिस के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गए। होमो हेबिलिस आज के मॉडर्न इंसानों से हाइट में 35% छोटा हुआ करता था, यानी कि हार्डली बस 4 फीट का। ये देखना, ये लिटरली अपने पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी छोटा था साइज में। इसके पीछे का रीजन मोस्टली यही था कि इनके दिमाग का एनसेफेलाइजेशन यानी कि साइज का बढ़ना यहीं से स्टार्ट हुआ, और ब्रेन, जैसे आपको पता है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला ऑर्गन है। सो खाने के अकाल जैसी परिस्थिति में ब्रेन डेवलपमेंट को फ्यूल करने के लिए एक छोटा बॉडी साइज वाला स्ट्रक्चर इन्होंने अडेप्ट किया। बट ये कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ, इनके दिमाग की कैपेसिटी 600 सीसी तक तो, जो इनके पूर्वज से 100 सीसी ज्यादा थी, बट फिर भी ये काफी नहीं थी। ये फिर भी एबिलिटीज लाइक एडवांस प्लानिंग, ग्रुप हंटिंग, हंटिंग टूल्स बनाने जैसे सर्वाइवल स्किल्स में काफी डम था एज कम्पेयर टू लेट्स से होमो इरेक्टस। और इसीलिए इनका दिमाग ही इनके लिए एक बोझ बन गया था, लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि ये सर्वाइवल में तो एज सच हेल्प नहीं कर पा रहा था, बट न्यूट्रिशन का डिमांड हाई था। सो छोटी हाइट, कमजोर शरीर, कम बुद्धि और ना कोई नुकीले पंजे और कैनाइंस जैसे हथियार, और इनका घर एक 70% खुली रणभूमि, जहां दूर दूर से कोई भी शिकारी इन्हें आसानी से देख सकता था, बट ये अपनी जान के लिए ठीक से भाग भी नहीं सकते थे। यस, कुछ ऐसा दिखता था इनका पैर। नोटिस, इनमें हमारे पैरों की तरह स्प्रिंग फुट आर्क नाक के बराबर है, जिस वजह से ये ज्यादा दूरी तक भाग भी नहीं पाते, क्योंकि स्प्रिंग आर्क्स जॉइंट्स पर से प्रेशर को हटाते हैं, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस भागना ज्यादा आसान और एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। जिस ट्रेट ने इनके ही भाई और हमारे दादाजी होमो इरेक्टस को एक्सट्रीम एडवांटेज दिया। और आज का मॉडर्न इंसान शायद बिलीव नहीं करेगा, बट वो 45 किलोमीटर तक भाग सकते थे एट स्ट्रेच। मगर हेबिलिस सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर मुश्किल से भाग पाता था, और छोटी पिग्मी जैसी टांगों की वजह से तो ये तेज भी नहीं भाग पाता था। इसकी मैक्स स्पीड बस सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर पर आवर थी, विच इज नथिंग। वो भी एक ऐसे एरिया में जहां पर इजीली 10 किलोमीटर के दायरे में 6 से 7 खूंखार परभक्षी घूमते हो, जिनकी स्पीड इजीली इनसे डबल थी। सो नो स्पीड एंड नो स्टैमिना, अ बिग टेरेस्ट्रियल डिसएडवांटेज। और उस समय के जो शिकारी थे, वो शिकारी नहीं, लिटरली मॉन्स्टर्स थे। जस्ट टू गिव यू अ हिंट, आज अफ्रीका में लायंस, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल्स जैसे 5 से 6 एपेक्स प्रेडिटर्स हैं। उस वक्त 14 से 15 थे, यानी 2.5 से 3 गुना ज्यादा, और सब के सब मॉन्स्टर्स जैसे दिखते। मगर उससे पहले मे बी आप सोचो कि उस दौर में तो यार 30% एरिया रफली बचे कुचे पेड़ थे, राइट? सो वहां पे तो ये सेफली रह सकते थे। वेल, इसे देखना, ये एक रियल होमो हेबिलिस की खोपड़ी है, जिसका देखना राइट साइड वाला हिस्सा कैसे डिसफिगर्ड हो गया है। अच्छा चांस है ये एक पेड़ से गिरने वाली इंजरी है। फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि प्रकृति ने होमो हेबिलिस के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक खेला, क्योंकि इन्हें ना तो पूरी तरीके से जमीन पर जीने लायक बनाया, जिसे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कहते हैं, और ना ही इन्हें पेड़ों पर जीने लायक बनाया, जिसे आर्बोरियल एडेप्टेशन कहते हैं। इन्हें लिटरली बीच का बंदर बना के छोड़ा। नो पन इंटेंडेड। आई मीन, कहां से शुरू करूं? ये देखना, ये लेफ्ट साइड वाले इमेजेस में सारे होमोनिन्स के हाथ है, और राइट साइड वाले इमेज में उनकी उंगलियों की हड्डी का कर्व है। इन्हें फेलांजेस कहते हैं। पेड़ पर चढ़ने वाले जानवरों की हाथों की हड्डियां ज्यादा कर्व्ड होती है, जो इन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रिप देता है, मगर इंसान जैसे जमीन पर अडेप्टेड जीव की काफी फ्लैट होती है। होमो हेबिलिस के फेलांजेस के कर्व को अगर आप देखोगे तो ये कहीं बीच में आता है। ऑल्सो इनका थंब प्लेसमेंट देखना, वंस अगेन हेबिलिस कहीं पर बीच में अटका हुआ है। प्लस पेड़ पर रहने वाले बंदरों के शोल्डर ब्लेड्स को अगर आप देखोगे ना, तो वो ऊपर की तरफ एंगल्ड होते हैं, जो इन्हें चढ़ने, लटकने और स्विंगिंग में एडवांटेज देता है। और हमारे शोल्डर ब्लेड्स साइड की ओर होते हैं, जिस वजह से नेचुरली हमारे बाजू नीचे की तरफ लटकते हैं, जो हमें दौड़ने में एडवांटेज देता है। होमो हेबिलिस का वंस अगेन बीच में कहीं पर अटका था। प्लस जहां पर बाकी के बंदरों की अपर बॉडी लंबी और लोअर बॉडी छोटी होती है, होमो हेबिलिस का उल्टा था। और फिर पेड़ पर रहने वाले कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ है, आगे बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों शायद पेड़ पर रहना इनके लिए बदतर था। इन्हें दोनों तरफ के ट्रेट्स का वर्स्ट कॉम्बिनेशन मिला था, जो एक जेनेटिक श्राप की तरह है। सो जंगलों के कम होते, वेजिटेरियन खाने की कमी में
आखिर ये कमजोर प्राणी अपने हाई कैलोरी के नीड्स को कैसे पूरा कर पाता? वेल, इन्होंने अपने पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही समय से नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे मीट, इंसेक्ट्स और बोन मैरो खाने की एबिलिटी डेवलप कर ली थी और इनका डाइट लगभग 25 से 30% नॉन वेज हो चुका था। अब जाहिर है ऐसे हाइट, बॉडी और बुद्धि के साथ ये कोई शिकारी तो नहीं थे, इसीलिए मोस्टली ये स्कैवेंजिंग करते थे। ये दूसरे जानवरों द्वारा शिकार किए हुए बचे कुचे मांस पर पनपते थे और एग्जैक्टली यहीं से इनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई, जो आगे जाकर इन्हें भिखारी से राजा बनाएगी। प्रकृति ने उछाला एक ऐसा सिक्का जिसके दो जिंदगी बदलने वाले पहलू निकलकर सामने आए। एक जो इन्हें संपन्नता के रास्ते पर लेकर जाने वाला था और दूसरा जो इन्हें मौत की खाई में गिराने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ कोऑपरेशन और कंपटीशन की। और हमारे स्कैवेंजिंग की ही फितरत ने हमारे पूर्वजों को सबसे ज़्यादा करीब लाया। स्कैवेंजिंग एक हाईली रिवॉर्डिंग एक्टिविटी है जो एक कमज़ोर जीव अकेले कर ही नहीं सकता। इसमें कई चैलेंजिंग स्टेप्स है, जैसे कार्कस को लोकेट करना, नंबर 2 दूसरे परभक्षी का ध्यान भटकाना, नंबर 3 उनकी आंखों के नीचे से मांस चुराना और नंबर 4 फटाफट अपना हिस्सा निकालकर वहां से सुरक्षित सिंगल पीस में रवाना हो जाना। ये काम कोई सिंगल इंसान का नहीं बल्कि छोटे कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स का था, क्योंकि ज्यादा आंखें, ज्यादा हाथ, ज्यादा प्रोटेक्शन और फास्ट एक्शन। इसी वजह से साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बेसिक कम्युनिकेशन मेथड्स जैसे प्रिमिटिव साउंड, साइन लैंग्वेजेस, जेस्चर्स का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट इसी दौर में हुआ, क्योंकि इनके स्कल फॉसिल्स के एंडोक्रीनियल कास्ट से पता चला कि इनके ब्रेन का ये पर्टिकुलर हिस्सा, ब्रोकाज एरिया, जो स्पीच और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फेयरली डेवलप्ड था। लीडिंग थियरी के हिसाब से होमो हेबिलिस का एक ब्रांच एवोल्यूशनरी प्रेशर्स की वजह से विकसित हुआ होमो इरेक्टस में। आज से 1.9 मिलियन से 1.5 मिलियन सालों पहले हमारे दोनों पूर्वज के वेरिएंट्स होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस एक ही ज्योग्राफिकल एरिया शेयर करने लगे, मगर होमो इरेक्टस वाले वेरिएंट साइज में, दिमाग में, काबिलियतों में और टेक्नोलॉजी में होमो हेबिलिस को आउट कम्पीट करने लगे। एक दूसरी थोड़ी लेस पॉपुलर थियरी भी है जो ये बोलती है कि हेबिलिस और इरेक्टस दोनों एक्चुअली में कजिन्स थे और एक ही कॉमन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंसेस्टर से निकले थे। बट एक चीज तो बिल्कुल तय है कि होमो हेबिलिस इंसानी प्रजाति की सबसे पहली चिंगारी थी और होमो इरेक्टस फिर वो आग बनी जो तेजी से फैली। एंड लिटरली बाय द वे, क्योंकि आग की डिस्कवरी भी होमो इरेक्टस ने ही की थी और सबसे पहले अफ्रीका से बाहर भी होमो इरेक्टस ही फैले, होमो प्रजाति को अमर बनाते हुए, जिसके बाद जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो विकसित होकर फाइनली इस दुनिया में हम आ पाए।